26 नवंबर 2008, मुंबई की एक काली रात। गोलियों की आवाजें, आग की लपटें और देश की शान ताजमहल होटल आतंकियों के निशाने पर था। पूरी दुनिया नुकसान गिन रही थी, लेकिन एक इंसान सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मेरे लोग सुरक्षित हैं या नहीं। वो इंसान थे रतन टाटा। रतन टाटा ने सिर्फ अपने कर्मचारियों का ही नहीं, बल्कि होटल के बाहर खड़े रेहड़ी पटरी वालों का भी पूरा ख्याल रखा, जिनका उस हमले में नुकसान हुआ था। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं है। ये कहानी है एक सोच की, एक लेगेसी की और एक ऐसी कंपनी की जिसने प्रॉफिट से पहले इंसानियत को चुना। और आज वही कंपनी सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, नमक से लेकर अंतरिक्ष तक। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेमस टाटा कंपनी की। लेकिन सवाल ये है, इस सफर की शुरुआत हुई कहां से? इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 150 साल पहले, एक ऐसे इंसान से जिसने उस दौर में वो सपना देखा जो सपना देखना भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ माना जाता था। उस इंसान का नाम था जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। आज दुनिया उन्हें टाटा ग्रुप के फाउंडर के रूप में जानती है। 19वीं सदी का भारत, जहां देश अंग्रेजों के कब्जे में था, भारतीयों को सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाला मजदूर समझा जाता था। बड़े उद्योग वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे। लेकिन जमशेदजी टाटा भारत को मजदूर नहीं, बल्कि निर्माता बनते देखना चाहते थे। उनका मानना था, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे 3 चीजों की जरूरत है। पहली, मजबूत उद्योग, दूसरी, आधुनिक शिक्षा और तीसरी, सस्ती और स्वदेशी बिजली। जमशेदजी टाटा जानते थे, बिना उद्योग के देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, बिना शिक्षा के समाज आगे नहीं बढ़ सकता और बिना सस्ती बिजली के कोई भी विकास संभव नहीं है। यही 3 सोच धीरे धीरे एक विचारधारा बनी और आगे चलकर इसी विचारधारा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी। 1870 में जमशेदजी टाटा ने एक कपड़े की मिल शुरू की। इसका नाम था सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। आज दुनिया इसे टाटा टेक्सटाइल्स के नाम से जानती है। लेकिन इस मिल को खास बनाती थी जमशेदजी टाटा की सोच। उस दौर में जब मजदूरों के कोई अधिकार नहीं थे, जमशेदजी टाटा ने फिक्स्ड वर्किंग आवर्स दिए, एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन दिया और रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज दी। ये सब कॉन्सेप्ट्स भारत में सबसे पहले टाटा ने शुरू किए, उस समय जब कानून में भी इनका कोई जिक्र नहीं था। जमशेदजी टाटा का मानना था, अगर मेरा मजदूर खुश नहीं है तो मेरा उद्योग कभी सफल नहीं हो सकता। उनका सपना सिर्फ कपड़े की मिल तक सीमित नहीं था। वो चाहते थे भारत का अपना स्टील प्लांट और भारत की अपनी इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन उस समय अंग्रेज सरकार उनका समर्थन नहीं करती थी। पैसों की कमी थी, टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी जमशेदजी टाटा रुके नहीं। 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हो गया। उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनकी सोच कभी नहीं मरी। उनके बाद उनके बेटे और उनके परिवार ने उस सपने को आगे बढ़ाया। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी, देश पहले, मुनाफा बाद में। और यही फिलॉसफी आगे चलकर रतन टाटा तक पहुंची। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। लेकिन उनका बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। यही वजह थी कि रतन टाटा बचपन से ही शांत, डिसिप्लिन और इमोशनली स्ट्रांग बने। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए वो अमेरिका गए। 1955 से 1959 के बीच उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। यही शिक्षा उन्हें एक आर्किटेक्ट से एक ग्लोबल बिजनेस लीडर बनाने की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके पास अमेरिका में कंफर्टेबल लाइफ का ऑप्शन था,
लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। 1962 में रतन टाटा भारत लौटे और टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन किसी बड़े पद से नहीं, ना स्पेशल कैबिन, ना कोई अथॉरिटी। उन्होंने टाटा स्टील के फैक्ट्री फ्लोर से शुरुआत की, मजदूरों के साथ काम किया, मशीन साफ की। वो समझना चाहते थे टाटा ग्रुप कागजों में नहीं, जमीन पर कैसे चलता है। लगभग 8 से 9 साल तक वो शॉप फ्लोर पर रहे। 1991 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने लॉस मेकिंग कंपनीज बंद की, एक सिंगल ब्रांड आइडेंटिटी बनाई और एथिक्स को सबसे ऊपर रखा। कई लोगों ने कहा, ये बहुत शांत हैं, ये बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन रतन टाटा चुपचाप इतिहास लिख रहे थे। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में मौजूद है, स्टील से सॉफ्टवेयर तक, कार्स से एयरलाइंस तक, होटल से डिजिटल टेक्नोलॉजी तक। रतन टाटा ने एक बारिश वाली रात में एक बाइक पर 4 लोगों के परिवार को भीगते और गिरते देखा था। उसी पल उन्होंने ठान लिया था कि वो भारत के मिडिल क्लास परिवार को 1 लाख रुपए में कार देंगे ताकि हर भारतीय का अपना छत वाला घर हो। उसी सोच को दिमाग में रखकर टाटा कंपनी ने नैनो गाड़ी लॉन्च की, जिसकी कीमत बाइक समान थी। इसी तरह टाटा मोटर्स ने भारत को अपनी ग्लोबल पहचान दी। जिस फोर्ड कंपनी ने कभी रतन टाटा का अपमान किया था, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि टाटा ने उसी फोर्ड के सबसे बड़े ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे दुनिया TCS के नाम से जानती है, आज भारत की सबसे बड़ी IT कंपनीज में से एक है। लाखों लोगों को रोजगार देती है। आज भी टाटा ग्रुप की बड़ी कमाई टाटा ट्रस्ट्स के जरिए समाज में वापस जाती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च, ये सब टाटा ग्रुप के लिए आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताया जाता है कि रतन टाटा ने साल 2024 तक करीब 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकारी कारणों के लिए दान कर दिया है। रतन टाटा का मानना है, बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए योगदान देना है। रतन टाटा की महानता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। मुंबई के टाटा हेडक्वार्टर के दरवाजे आवारा कुत्तों के लिए हमेशा खुले रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक युवा लड़के शांतनु नायडू की सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि उसने कुत्तों की जान बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाए थे। लेकिन दोस्तों, समाज को इतना कुछ देने वाला ये अनमोल रतन 9 अक्टूबर 2024 को हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, पर जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के दुआओं और भरोसे से बनी है। आज वो हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जब भी देश के गौरव की बात आती है, जब भी ईमानदारी और दानवीरता की बात आती है, सिर्फ रतन टाटा का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। रतन टाटा जी तो चले गए, लेकिन क्या भारत में हमें कोई दूसरे रतन टाटा मिल पाएंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आज उनके जैसे और लीडर्स की जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी सोच हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।